हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहां आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान बोर्ड, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पर भी केजी से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड एंड अगेन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी दोनों ही चैनल्स पे हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री एजुकेशन स्टूडेंट्स, लेकिन विद हाई क्वालिटी, राइट। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आपको ज़रूर से ज़रूर उठाना है। इसके अलावा हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं ई बुक्स और ई नोट्स भी। इन दोनों के ही लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही इन लिंक्स पर आप क्लिक करेंगे, आपको ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी। कैसे आप इन ई नोट्स को पा सकते हैं, ई बुक्स कैसे आपको मिलेंगी, ये सारी डिटेल्स आपको ईजीली मिल जाएंगी। एक डिटेल, एक इन्फॉर्मेशन आपको ई नोट्स के बारे में मैं अभी बता देती हूँ, और वो ये है कि ये ई नोट्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में होने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स के साथ अवेलेबल होते हैं, जो कि आपको स्पेशली आपके एग्ज़ाम के दौरान बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो मेक श्योर इन लिंक्स पे आप क्लिक करें ताकि ये सारी डिटेल्स जो हैं आपको मिल जाएं और आप ई बुक्स और ई नोट्स भी प्राप्त कर सकें, राइट। इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं आपके आज के टॉपिक पे, जो कि है आपकी पोम माई मदर एट 66, और आज हम देखेंगे इस पोम का एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पोम को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स देखते हैं इस पोम को लिखा किसने है। इसे लिखा है कमला दास ने। एंड स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएट है। जितना मैंने लिखा है इनके बारे में, उससे भी समझ में आपको आ सकता है हाउ इम्पॉर्टेंट शी इज़। ये भारत के शुरुआती दौर के जो पोएट्स हैं उनमें से एक रही हैं। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा वन ऑफ द बेस्ट इंडियन पोएट्स भी रही हैं, ये कहना चाहिए। इनका जो जन्म है वो हुआ था 1934 में और इनकी डेथ हुई थी 2009 में। इनका जन्म हुआ था मालाबार, केरला में स्टूडेंट्स, ठीक है। शी वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज़ फोरमोस्ट पोएट्स। फोरमोस्ट का मतलब होता है सबसे सक्सेसफुल और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पोएट्स में से एक थी। अच्छा सक्सेसफुल होना तो एक बात होती है कि हाँ बहुत अच्छी पोएट रही होंगी और बहुत ही सक्सेसफुल भी रही होंगी, बहुत पसंद किया जाता होगा, बट इम्पॉर्टेंट का क्या मतलब होता है? इम्पॉर्टेंट इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि ये जिस तरीके के सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करती थी, जिस तरीके के मुद्दे ये उठाती थी, वो बहुत ज़रूरी होते थे और काफ़ी सेंसिटिव मुद्दों पर भी, बीइंग अ फीमेल, बहुत सारे सेंसिटिव मुद्दों पे बहुत ही ज़्यादा बोल्डनेस के साथ ही बात किया करती थी, ठीक है, क्योंकि इनका ट्रू इक्वालिटी में बिलीव था। इनफैक्ट इनका ये मानना था ही नहीं कि मेल और फीमेल जो हैं उनके अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव किया जाना होना ही नहीं चाहिए, एग्जिस्टेंस ही नहीं होनी चाहिए उस भेदभाव की। ये बात हम आज 21st सेंचुरी में भी बिलीव करते ही हैं, लेकिन मैं जिस समय की बात कर रही हूँ, इनका जन्म आप देखिए 1934 में हुआ है और 2009 यानी 21st सेंचुरी के आने के एक दशक के अंदर ही इनकी डेथ भी हो गई। देखा जाए तो जिस समय में इन्होंने अपना पूरा जीवन गुजारा है, उस समय में भेदभाव बहुत ही ज़्यादा था, ये जो डिफरेंस था बहुत ही ज़्यादा था। स्टूडेंट्स, इस पोएट को बहुत अच्छे से समझिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएट है, राइट। तो यहाँ पर इनके जो विचार थे इस टाइम पे भी इतने ज़्यादा एडवांस्ड थे और बहुत ज़्यादा इक्वालिटी से करीब थे, राइट। अब यहाँ देखिए, हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, यानी वो सिर्फ रियल जो इंसिडेंट्स होते थे या रियल लाइफ इंसिडेंट्स उन्हीं से प्रभावित होती थी, उन्हीं से इंस्पायर होती थी, प्योरली ओरिजिनल होते थे, कहीं से भी रेफर्ड नहीं होते थे कि वहाँ यहाँ से रेफरेंस लिया है या ऐसा कुछ नहीं, ओरिजिनल पीस होता था। वर्सेटैलिटी, कि बहुत वर्सेटाइल का मतलब होता है वैरायटी, डिफरेंस ऑफ वैरायटी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ एक्टर्स होते हैं जो हमेशा विलन बनते हैं, कुछ एक्टर्स होते हैं जो हमेशा हीरो ही बनते हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स होते हैं जो विलन भी बनते हैं, हीरो भी बनते हैं, साइड एक्टर्स भी हो जाते हैं कई बार ज़रूरत पड़ने के हिसाब से। जैसे राजकुमार राव इज़ वन ऑफ सच एक्टर्स, वेरी वर्सेटाइल, ठीक है, अलग अलग किस्म के किरदार, और ज़रूरी नहीं कि हर किरदार हीरो वाला किरदार ही हो, नहीं, सेकेंडरी रोल भी अगर कर रहे हैं वो भी उतने ही मायने रखता है, उसे कहते हैं
वर्सिटैलिटी, ठीक है। एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, इसका क्या मतलब है? एक तो इसका मतलब तो सीखेंगे ही, इसके अलावा मैं बता दूं अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इंडिजिनस का मतलब होता है बिल्कुल देसी या स्वदेशी जिसे कहना चाहिए। इनके जितने भी काम हैं या इन्होंने जितने भी पोएम्स लिखी हैं, जितने भी इनके पीस ऑफ वर्क्स हैं, उन सब के अंदर इनकी जो अपनी ज़मीन है यानी अपना जो देश है, स्वदेश जो है, उसकी एक उसका एक जैसे जो फ्लेवर का मतलब ये है कि एक आपको एहसास हो जाता है कि हाँ अपने देश से दूर हटकर ये नहीं लिखती। यानी वो कहते हैं ना मिट्टी की खुशबू है, तो मिट्टी की खुशबू यहाँ लिटरल सेंस नहीं, ये उस एसेंस की बात कर रहे हैं, ये उस जुड़ाव की बात कर रहे हैं कि चाहे ये किसी भी मुद्दे पे बात कर रही हो, लेकिन अपने समाज, अपने सोसाइटी, अपनी धरती, अपनी ज़मीन का उसमें बहुत ज़्यादा एक असर देखने को मिलता है, उसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। राइट स्टूडेंट्स, ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब हम इनके लिखे हुए कोई भी काम पढ़ते हैं तब हमें ये बात पता होनी चाहिए ताकि और अच्छे से हमें इनका समझ में आए कि क्या लिखना चाह रहे हैं। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी जो है इनका पेन नेम है स्टूडेंट्स। क्या है? पेन नेम है। पेन नेम क्या होता है? पेन माधवी कुट्टी के नाम से इन्होंने बहुत सारे अपने जो इंग्लिश नॉवेल्स हैं, मलयालम में भी ये लिखती हैं, मतलब लिखती थी, तो इन दो भाषाओं में लिखती थी, लेकिन ये अपना रियल नेम जो है कमला दास, वो उस नाम से पब्लिश नहीं करवाती थी अपनी किसी भी काम को, ये अपने पेन नेम माधवी कुट्टी के नाम से पब्लिश करवाती थी। अब पेन नेम क्या होता है? एक तरीके का सूडोनिम कह सकते हैं हम इसको, यानी नकली नाम। कई लोग होते हैं जो कंफर्टेबल नहीं होते हैं अपने नाम से पब्लिश करवाना, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है, और कई लोग अपनी लाइफ को प्राइवेट करने के लिए ऐसा करते हैं कि जानबूझ के दूसरे नाम से अपने काम पब्लिश करवाते हैं। जैसे बहुत पुराने समय में अधिकतर महिलाएं पेन नेम का इस्तेमाल करती थी। क्यों? क्योंकि समाज में फीमेल्स को उतना इम्पोर्टेंस या उतना सीरियसली नहीं देखा जाता था। लोगों को यही लगता था कि अगर किसी फीमेल ने या किसी औरत ने लिखा है तो क्या ही लिखा होगा, कुछ खास नहीं होगा, ठीक है, इसलिए उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस या कहना चाहिए भाव नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो क्या करते थे वो, कोई भी फीमेल जो राइटर होती है जिसे लिखने का शौक़ है और जो चाहती है कि उसके लिखे हुए काम को पढ़ा जाए, पब्लिश करवाया जाए, वो अक्सर अपना नाम किसी मेल नाम या किसी पुरुष के नाम को का इस्तेमाल करके अपने काम को पब्लिश करवाया करती थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल भी जाएंगे। ब्रॉन्टे सिस्टर्स में से भी एक सिस्टर ऐसी ही रही जिन्होंने इस तरह से अपना काम पब्लिश करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो तब कारण कुछ और थे, फिर बाद में कभी कारण ये हो जाते हैं कि कोई कंफर्टेबल नहीं है, कोई अपनी लाइफ को प्राइवेट करना चाहता है। जैसे आप लोग जो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग नाम से आईडी बना लेते हो ना कि पता ना चले कि कौन है, उसी तरीके से ये आईडी है एक तरीके की कि पता ना चले कि ये कौन है। राइट स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है पेन नेम, और ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है। इस पर क्वेश्चन बन जाता है, 1 मार्क क्वेश्चन। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 1 मार्क ही तो है, नहीं, 1 मार्क है भाई। तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए माधवी कुट्टी इनका पेन नेम है। Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, a collection of short stories, Padmavati the Harlot and other stories, in addition to 5 books of poetry. ये इनके किए हुए कुछ काम हैं, कुछ novels हैं, एक ये novel है और एक ये short stories है। She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. इसका क्या मतलब है? सटल्टीज़ का मतलब समझते हैं। सटल होने का मतलब होता है जटिल, और सटल्टीज़ का मतलब क्या हो गया? जटिलताएं। तो जितनी भी ह्यूमन, कोई भी इंसानी रिश्ते जो होते हैं, उनकी जितनी भी जटिलताएं होती हैं, मतलब जितना भी जटिल होता है या कठिनाइयाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, उन पर ये बात करती हैं। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि इनका जितनी भी इनके वर्क्स थे, जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है सेंसिटिव राइटर है, तो सेंसिटिव राइटर का यहाँ ये मतलब होता है कि सेंसिटिव मुद्दों पर भी बात करते हैं। स्पेशली जैसे अगर हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप है तो वो किसी भी हद तक उस रिलेशनशिप के बारे में, यहाँ पर सेंसिटिव इश्यूज़ के बारे में भी इन्होंने अपने काम में डिस्कस किया है। और जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं कि क्यों कोई भी रिलेशनशिप आपस में बिगड़ रहा है,
वो जिस भी वजह से बिगड़ रहा है उन वजहों को भी इन्होंने अपने बहुत सारे कामों में मेंशन किया है। और इसीलिए इन्हें बहुत ही बोल्ड कहा जाता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में कोई भी फीमेल इतनी बातें करना या सोचना भी अफोर्ड नहीं कर पाती थी, लेकिन ये अपने पीस ऑफ वर्क से पब्लिश करवाती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए यही कारण है कि कमला दास को इतना इम्पोर्टेंट राइटर माना गया है और आपके सिलेबस के हिसाब से भी शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। My mother at 66 is an example. It is an example of what? ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जहाँ दो लोगों के रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है, उसकी जो जटिलताएं होती हैं, जो एक लगाव है या दूरी है, उसके बारे में बात की गई है। अब सिंस यहाँ लिखा ही गया है कि माई मदर एट 66, तो मदर जो है यानी माँ और बेटी के बारे में बात हो रही है और कमला दास कहीं ना कहीं अपनी ही माँ के बारे में यहाँ पर बात कर रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब थीम ऑफ द पोम देखते हैं। द पोम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर दैट अडेयर्स टू इट्स लॉस एंड सेपरेशन। इट इज़ अ सेंटिमेंटल अकाउंट ऑफ द मदर्स अप्रोचिंग एंड थ्रू द आइज ऑफ द डॉटर। ये पोम बेसिकली बताती है कि जिस तरीके से बढ़ती हुई उम्र जो होती है और उसके कारण, एक बढ़ती हुई उम्र का क्या मतलब होता है कि एक समय के बाद इंसान की डेथ ही हो जाएगी और जिसकी वजह से सेपरेशन हो जाएगा। सेपरेशन का मतलब क्या हो गया? दूरी हो जाना। तो यहाँ पर माँ बेटी जो है, तो माँ को ये चिंता है कि मेरी बेटी को ये चिंता है कि मेरी माँ की उम्र बढ़ती जा रही है और एक समय आएगा कि मेरी माँ जिंदा नहीं रहेगी, उनकी डेथ हो जाएगी। तो वो जो दूरी आएगी, वो जो सेपरेशन आएगा, वो परमानेंट होगा, हमेशा के लिए होगा। It is a sentimental account of the mother's approaching end through the eyes of the daughter. यानी एक बेटी का नज़रिया यहाँ दिखाया गया है कि कैसे एक बेटी अपनी माँ की उम्र को बढ़ते हुए देख रही है और ये भी देख रही है कि अब उनका अंत और पास आने वाला है। यानी इनकी मदर जो है वो 66 ईयर्स की हैं और ये समझ में आ रहा है इनको कि अब मदर का वो समय आ रहा है, धीरे धीरे पास में आ रहा है, जहाँ शायद वो जिंदा नहीं रहेंगी। The seemingly short poem touches upon the theme of the filial bond between the mother and daughter, smeared in the backdrop of nostalgia and fear. Nostalgia of the past and fear of the future without her. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात करी है, जहाँ बहुत ही नॉस्टैल्जिया और एक डर है। नॉस्टैल्जिया स्टूडेंट्स होता है कि जब पुरानी यादें जब दिमाग में आती हैं, जब आप याद करते हो, स्पेशली आपके बचपन का जो समय होता है, तो कई बार आप बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, यानी अपने बचपन की हर चीज़ें याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो नॉस्टैल्जिक हो जाती हैं अपने पास्ट को लेके कि कैसे उनकी मदर के साथ उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया था उसको लेकर नॉस्टैल्जिक हो रही हैं। और डर क्यों रही है? भविष्य को लेके, उस भविष्य को लेकर जहाँ उनकी मदर नहीं होंगी, क्योंकि उनकी मदर की तब डेथ हो चुकी होगी। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थीम ऑफ दिस पोएम। अब हम बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ कोई स्टेंजा 1 नहीं लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि ये पोम के अंदर कोई भी स्टेंजा 1, 2 करके नहीं है। ये पूरी पोम एक सिंगल पोम है, तो हम इसको स्टेंजा 1, स्टेंजा 2 करके डिवाइड नहीं करते। इसको मैंने सिर्फ डिवाइड, यहाँ पर जो लाइंस डिवाइड करी वो सिर्फ इसलिए ताकि मुझे आपको समझाने में सही रहे, कि आपको ईजीली समझ में आए। अदरवाइज़ ये पूरी पोम एक सिंगल पोम है और एक सांस में लिखी हुई पोम है। ठीक है, तो सिंगल पोम है ये। ठीक है, तो यहाँ मैंने अपनी तरफ से ये ब्रेक्स लगाए हैं आपको समझाने के अनुसार। ठीक, देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ्ड, हर फेस एशन लाइक दैट। इसका मतलब ये है कि मेरे पेरेंट्स से कोचिन वापस जा रही हूँ, तो और कब जा रही हूँ? लास्ट फ्राइडे, यानी ये पिछले हफ्ते के बारे में बता रही हैं कि जब कमला दास अपनी मदर से मिलने के लिए गई होंगी और पिछले हफ्ते शुक्रवार की सुबह को ये वापस लौट रही होंगी। तो कहाँ पर मिलने, कहाँ पर गई थी? पेरेंट्स होम टू कोचिन, मतलब कोचिन। अब जब लौट रही हैं अपने घर, ठीक है, कोचिन की बात हो रही है, जब लौट रही हैं तो उनको याद आ रहा है, ये पिछले हफ्ते की बात है जब लौट रही थी। तो जब लौट रही थी तो एयरपोर्ट जा रही थी, तो रास्ते में गाड़ी के अंदर जब ये जा रहे थे तो इनकी मदर जो है इनको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आ रही थी, तो उनकी मदर की झपकी लग गई। ये जो डोज है इसी का मतलब होता है झपकी लग जाना, अ शॉर्ट लाइट स्लीप।
कई बार होता है ना, इंसान की एज भी ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे थक भी जाते हैं तो झपकी सी लग जाती है। तो वहीं यहाँ हुआ है कि ये झपकी लग गई, आँख सी लग गई और पता नहीं चला इनको। तो यहाँ पर उस समय जो कमला दास है, या ये कहना चाहिए जो डॉटर है, बेटी है, उसका अचानक से ध्यान जाता है अपनी मदर के चेहरे पे। देखिए क्या, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, बिसाइड मी का मतलब होता है बगल में, कि मेरे पास में ये जो मेरी माँ जो बैठी हुई है उन्हें मैंने देखा। और क्या देखा कि उनकी झपकी लग गई है, ओपन माउथ्ड, एकदम मुख ऐसा इस तरह से। आपने बहुत देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा गहरी नींद में जब होते हैं ऐसे मुंह ऐसे खुल जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो हर फेस एशन लाइक दैट, और उनका चेहरा कैसा लग रहा था, बिल्कुल एशन जैसा लग रहा था। एशन का मतलब क्या होता है, एशेस कह सकते हैं, राख भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब होगा वेरी पेल लाइक ऐश। यहाँ एशन का मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स किस किस से कंपेयर किया गया है। पेलनेस क्या होती है, पेल मैंने आपको पहले भी बताया है, कई बार जैसे कहा हुआ है कि कोई बहुत ज़्यादा डर जाता है तो हम कहते हैं एकदम चेहरे से रंग उड़ गया, इंग्लिश में कहेंगे पेल फेस, कि इतनी पेल क्यों हो गई हो, घबरा जाना, ठीक है एकदम, तो इसे कहा जाता है पेल फेस। यहाँ पर एशन से क्यों इसको कंपेयर किया गया है, इसका मतलब ये है जो राख होती है ना स्टूडेंट, राख क्या दर्शाती है, एशेस क्या होते हैं, राख ही है। वो यहाँ पर क्या दर्शा रही है कि मम्मी, मेरी जो मदर है, उनके चेहरे पे कितनी थकान है, कितना डल हो चुका है चेहरा। तो दिस इज डलनेस, टायर्डनेस, ठीक है। मतलब एक जो इंसान यंग होता है या जवान होता है, उसकी स्किन पर एक अलग ही किस्म का ग्लो होता है, चमकती है और बहुत ही एनर्जेटिक लगती है उसकी स्किन। लेकिन जो मदर है, उनकी स्किन में ऐसी कोई एनर्जी नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके चेहरे पे अब एक थकान सी दिखने लगी है, क्योंकि अब वो बूढ़ी सी हो गई हैं। अब यहाँ पर ये जो शब्द है एशन, ये यही दर्शा रहा है, ठीक है, कि चेहरे पे कितनी थकान है और चेहरे पे कितना डल यानी मुरझाया हुआ सा लग रहा है। राइट स्टूडेंट्स, अब इसका हम रिटन एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे आगे। like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and इसका मतलब क्या है, कॉर्प्स क्या होता है, डेड बॉडी। यानी यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यानी एक डेड बॉडी की जो राख होती है उसके जैसी नज़र आ रही हैं वो। इस मरे हुए की तरह क्यों नज़र आ रही हैं एकदम, वाई डेड लाइक, क्योंकि उनकी बॉडी में जो थकावट है, वो जो जिस तरीके से सो रही हैं, एक बुज़ुर्ग इंसान जिस तरीके से सोता है तो सोता हुआ एकदम डेड बॉडी जैसा ही लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं होती, वो यूथनेस नहीं होती जिससे ज़्यादा मूवमेंट्स नज़र आए। राइट, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और अचानक से अचानक से यहाँ पर जो डॉटर है उसको ये एहसास होता है कि मेरी मदर बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, उतनी ही बूढ़ी हो चुकी है जितनी वो अभी दिखाई भी दे रही है। इसका मतलब ये है, अगर आप सोच रहे हैं कि अरे जितनी दिखाई दे रही है उतनी ही तो बूढ़ी हुई होगी, इसका मतलब ये है कि कई बार कोई इंसान है जो उम्र में तो यंग है लेकिन दिखने में कई बार बूढ़ा लग रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, फॉर सम रीज़न, कि कई बार तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, या कई लोग उनकी एज ज़्यादा होती है लेकिन दिखने में बहुत यंग लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मेरी मदर जितनी बूढ़ी लग रही है उतनी बूढ़ी हो भी चुकी है। इसका मतलब है वाकई में उनकी एक ऐसी एज हो चुकी है, उनकी एक ऐसी उम्र हो चुकी है जहाँ उनके चेहरे पे, वो भी स्पेशली जब वो सो रही हो तब भी उनके चेहरे पे एक बुढ़ापा नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब यहाँ पर उन्होंने अचानक से ये ख्याल उनके दिमाग में आया, बेटी के दिमाग में, और ये ख्याल आने, जिस समय ये ख्याल आया उसी समय इस ख्याल को उन्होंने अलग रख दिया, एकदम दरकिनार कर दिया। एंड और उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद क्या हुआ वो बाद में जानेंगे, पहले इसका रिटन एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम।
फर्स्टली व्हेन द पोएट इज़ ऑन हर वे टू द कोचीन एयरपोर्ट, कोचीन आ रही हैं तो कोचीन एयरपोर्ट आ रही हैं, तो यहाँ पर पोएट अपने जब रास्ते में थी तो देखिए, विद हर ओल्ड मदर सिटिंग बिसाइड हर, शी लुक्स एट हर क्लोजली एंड प्रेजेंट्स बिफोर अस हर इमेज। उन्होंने अपनी माँ की तरफ जैसे ही नज़र की गई तो उनकी माँ इस वक्त कैसी नज़र आ रही हैं, कैसी दिख रही हैं, वो छवि एक बेटी ने हमें बताने की कोशिश की है। शी कंपेयर्स हर विद अ कॉर्प्स, किससे कंपेयर करती है? कॉर्प्स से, डेड बॉडी से कंपेयर करती है। As she looks at her mother's pale and pallid face, she is struck with the horror and pain of losing her. यानी इस मौके में अचानक से जो है इनको एहसास होता है कि मेरी मदर बहुत बूढ़ी हो चुकी है और एक दिन वो ज़रूर मुझे छोड़कर चली ही जाएंगी। The mother with the dozing face and open mouth is compared to a corpse. Here, the poet shows the typical love and affection which is present in a mother-daughter relation. तो यहाँ पर जिस रिश्ते के बारे में ये बात कर रही हैं वो ये है कि एक माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ये माना जाता है स्टूडेंट्स की एक बेटी के साथ एक माँ जो होती है वो अपनी उम्र एक बार फिर से जीती है, वो अपनी बेटी में कहीं ना कहीं अपने आप को ही देखती है। इसीलिए ये रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है। कितनी भी लड़ाई झगड़े कुछ भी हों, लेकिन माँ और बेटी का जो लगाव एक दूसरे के प्रति होता है उसकी तुलना कभी कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं ये, सबसे ज़्यादा सीक्रेट्स डिस्कस करे होते हैं इन लोगों ने, सबसे ज़्यादा शायद लड़ाई झगड़े भी किए होते हैं। तो ये बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। अचानक से ये एहसास होना कि ये रिलेशनशिप एक दिन टूट जाएगी, एक दिन मेरी मदर हमेशा हमेशा के लिए मेरे से दूर हो जाएगी, इस बात का एहसास होते ही जो हमारी पोएट हैं वो एकदम उदास हो जाती हैं। उन्होंने जानबूझकर ये नहीं सोचा था, इनफैक्ट ये ख्याल उनके दिमाग में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि थोड़ी देर के लिए माँ और बेटी के बीच में कोई बात नहीं हो रही थी, वो कुछ शेयर नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट एकदम चुप्पी छाई हुई थी। और दूसरी बात ये कि अगर वो दोनों सो चुके होते तो शायद फिर से ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेकिन सिर्फ मदर सो गई, और वो सिर्फ इसलिए सो गई क्योंकि वो एक ऐसी एज में है जहाँ थकान हो जाती है और जहाँ ऐसे जब ड्राइव कर रहे होते हैं, लॉन्ग ड्राइव्स होती हैं, तो पता भी नहीं चलता आँख कब लग जाती है। और ऐसी ही एक सफ़र में माँ की आँख लग गई और तभी जो है बेटी है, उन्होंने अपनी माँ को जब ध्यान से देखा तो उन्हें समझ में आया कि मेरी मदर एक्चुअल में बहुत बूढ़ी हो चुकी है, जिसका एहसास बेटी को पहले कभी नहीं हुआ था, उसने सोचा भी कभी नहीं था। क्योंकि जैसे माँ अपनी बेटी के साथ बड़ी होती है और दोबारा एक अपनी उम्र जीती है, बेटी भी अपनी माँ को साथ में बड़ा होते हुए जब देखती है तो उसको उसकी उम्र का कभी एहसास नहीं होता। अचानक से ये एहसास होता है इस बेटी को कि माँ काफ़ी बड़ी हो गई है और काफ़ी बुजुर्ग हो गई है। Looked out at young trees sprinting. अब यहाँ पर क्या था, जब माँ को जैसे ही एहसास हुआ कि वो माँ को देखकर बेटी को जैसे ही एहसास हुआ कि बहुत बूढ़ी हो गई है, तो वो ख्याल तो उसने वहीं का वहीं छोड़कर और खिड़की से बाहर देखने लग गई। ठीक है, एंड लुक्ड आउट एट ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंट का मतलब क्या होता है, जो नए नए पौधे जो है ज़मीन में से निकल रहे होते हैं, एकदम नए ताज़ा पौधे निकल रहे होते हैं। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हैप्पी। ठीक है, मैरी का मतलब होता है हैप्पी, तो मैरी चिल्ड्रन यानी खुश बच्चे, हैप्पी एकदम। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पिलिंग का मतलब है, वैसे तो स्पिल करने का मतलब क्या होता है, जैसे दूध है छलक जाता है, ठीक है, ग्लास में दूध है, पानी है, कुछ भी है तो छलक गया थोड़ा तो गिर जाना, उसे ही स्पिल कहते हैं। यहाँ पर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स का क्या मतलब है कि सारे बच्चे एकदम ऐसे बाहर निकल कर आ रहे थे, सारे बच्चे खेलने के लिए, तो वो एक एक्साइटमेंट शो कर रहा है कि जैसे छप से पानी गिर जाता है वैसे ही छप से बच्चे कभी इधर से आ रहे हैं कभी उधर से आ रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही वो अपनी गाड़ी से खिड़की के बाहर जब देखने लगती है तो उसको एक क्या इमेज आती है कि नए नए पत्ते, नई नई जो पौधे हैं वो ज़मीन से उग रहे हैं। देखिए, शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड यानी ज़मीन से नए पौधे निकल रहे हैं, बच्चे जो है एकदम हैप्पी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, मे बी खेलने के लिए आ रहे होंगे, राइट। ये सब यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दो इमेजेस ड्रॉ की गई हैं, टू इमेजेस, एक है
inside the car और दूसरी है outside the car। ये जो दो इमेजेस हैं और वो इनसाइड द कार क्या क्या इमेज है, एकदम टायर्डनेस की फीलिंग है, एकदम मतलब डेथ कह सकते हैं इसको, ठीक है, डेथ, और टायर्ड भी कह सकते हैं, टायर्ड, थका हुआ, क्योंकि उनका जो चेहरा जिस तरीके से लग रहा था एकदम मुरझाया हुआ और थका हुआ चेहरा लग रहा था मदर का, और बिल्कुल डेथ जैसा, जैसे मर गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो कैसा दिख रहा है, लाइफ दिख रही है। लाइफ क्यों दिख रही है, क्योंकि नए पौधे उग रहे हैं, तो नए पौधे क्या दर्शाते हैं, लाइफ को। और यहाँ पे जो बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं एकदम, वो क्या दिखा रहे हैं, एकदम एनर्जी, एकदम एनर्जी, हैप्पीनेस दिखा रहे हैं, एनर्जेटिक हैं, हैप्पी हैं, तो ये दिखा रहे हैं। तो बेसिकली ये दो इमेजेस हैं और दोनों ही एकदम कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। तो ये लिखना चाहिए यहाँ, कॉन्ट्रास्ट इमेजेस। ये बेसिकली दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये जीवन का सच है कि यहाँ पर जो ये नए पौधे भी उग रहे हैं, क्या वो हमेशा रहेंगे, नहीं। जो पौधे अब उग रहे हैं वो एक समय के बाद वो भी, उनकी भी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। जब वो पेड़ बन जाएंगे और पत्तियां झड़ जाएंगी, ये पेड़ भी ख़त्म हो जाएंगे। ये जो बच्चे, आज जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो हमेशा बच्चे वो नहीं रहेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये दो कॉन्ट्रास्ट यहाँ दिखाए गए हैं। अब यहाँ देखते हैं इसका रिटन एक्सप्लेनेशन क्या है। द पोएट इज pained and shifts her attention outside the car in order to drive out the negative feelings. She changes her sad mood. अब यहाँ पर उसको जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी ना पोएट को या कमला दास को, उससे एकदम उन्होंने अपना ध्यान हटा के और गाड़ी से बाहर देखने लग गई, ताकि उनकी ये सारी जो उनको जिस बात का इतना बुरा लग रहा है, जो एहसास हुआ, वो इस बात को भुलाना चाह रही थी, कि वरना वो फुल ऑन डिप्रेस ही रहती है ना। The scene outside the window is of growing life and energy. Life और energy को दर्शा रहा है, खिड़की से बाहर जब झांक के देखा। The rapidly sprinting trees alongside the merrily playing children symbolize life, youth and vitality. The poet here is reminded of her own childhood. अब जब उन्होंने ये नज़ारे, तो contrasting नज़ारे देखे, तो अचानक से वो अपने बचपन की तरफ चली जाती हैं। When her mother had been young, whereas now she is encircled with the fear of losing her and that has made her insecure. यानी यहाँ पर ये वो समय आ गया है कि जब इन बच्चों को और इन नए निकलते हुए पौधों को देखा, तो वो अपने बचपन को भी कहीं ना कहीं याद करती हैं कमला दास की। वो भी छोटी थी और उनकी मदर तब यंग थी एकदम, लेकिन अब जो है उनकी ये एज हो गई है कि हो सकता है कि पता नहीं उनकी उम्र कितनी और बची है, और हो सकता है उनसे सेपरेट भी होना पड़े। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो नए पौधे निकल रहे हैं वो भी परमानेंट नहीं है, फिक्स नहीं हो गया है वो कि वो वैसे ही रहेंगे, उनकी भी उम्र बढ़ेगी। तो इसका मतलब टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब समय जो है वो चलता ही रहता है और बदलता ही रहता है, कुछ भी हमेशा वैसा का वैसा नहीं रहता। जैसे खुद कमला दास भी हमेशा एक बेटी ही नहीं रही, वो भी तो बड़ी हुई, उनकी भी तो एक वो भी बुढ़ापे में पहुंची, बुजुर्ग हुई, और आखिर में उनका भी एंड हुआ ही। तो कोई उसी पॉइंट पर रुक नहीं जाता, ठीक है। अब यहाँ हमने जो देखा कि स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, but after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her. यानी यहाँ पर जैसे ही वो पहुँची, कहाँ पहुँची, जैसे ही एयरपोर्ट पहुँची और सिक्योरिटी चेक जब हो गया, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यार्ड्स मतलब कुछ कदम दूर, तो कुछ दूरी पर, आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर से, ये आई कौन है यहाँ, पोएट ही है, कमला दास हमारी। उन्होंने फिर से अपनी मदर की ओर देखा। वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, वन, बेटा इसको वैन या वॉन मत कहिए, वन ही होता है, और यहाँ पर इसका मतलब है अननेचुरली पेल, यानी फिर से वो थका हुआ, मुरझाया हुआ सा चेहरा। एज फ्रॉम फिजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस, यानी हो सकता है तो फिजिकल, क्योंकि एक उम्र है तो ये फिजिकल एस्पेक्ट की वजह से हो सकता है, या इमोशनली भी वीक जो हो जाते हैं कई बार बहुत इमोशनल हो रहे होते हैं तो तब भी वो चेहरा ऐसा हो जाता है। पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर।
अब यहाँ हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, जैसे इन्होंने बताया है कि मदर का चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ है और उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे किस तरीके का चेहरा हो गया है, मानो लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून क्या होता है, एक्चुअली जब सर्दियाँ होती हैं तो जो चांद होता है उसके इर्द गिर्द एक धुंधलाहट सी हो जाती है, जैसे मिस्ट या धुंध सी हो जाती है, ठीक है, जिससे वो एकदम क्लियर नहीं दिखता, हेजी सा दिखता है, धुंधला सा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं यहाँ पर ये चांद बनाऊँ तो ये एकदम क्रिस्प दिखाई दे रहा है, एकदम शार्प सा दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं इसको ऐसे ना बना के लेट्स से अगर किसी हाइलाइटर से इस तरह से करूँ, यू नो, जो इस टाइप से ये धुंधला गायब होता हुआ आपको नजर आए, समथिंग लाइक दिस, तो ये जो है यहाँ पर ऐसा ही जो है लेट विंटर्स मून जो है वो कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ चेहरे पे या चांद की बात करें तो क्लैरिटी नहीं होती, इतनी ज़्यादा रौनक नहीं होती, धुंधलाहट सी होती है, कोहरा सा होता है, एक फॉग सा छाया होता है। इससे क्यों कंपेयर किया है मदर को, क्योंकि ये एक कोल्ड, यहाँ पर जो है विंटर्स क्या दर्शाता है स्टूडेंट्स, कोल्ड। तो एक तो यहाँ पर क्या हो गया, एक कोल्ड हो गया, ठंडक, बेसिकली ठंड क्या दर्शाती है, एक तो इमोशनलेस होना दर्शाती है, यस, और एक ये भी दर्शाती है कि जब बॉडी जो है, या जिसको कहना चाहिए कि जो बॉडी है पुरानी होने लगी या उम्र एक होने लगी, तो ये कोल्डनेस जो होती है ना, ये दर्शाती है कि चेहरे पे हाव भाव अब उतने नहीं रौनक भरे नहीं हैं, ठीक है। ऑल्दो जो कोल्डनेस है वो दर्शाती है कि इमोशनलेस हो गया, लेकिन यहाँ पर इमोशनलेस नहीं, कोल्डनेस का मतलब यहाँ पर है कि चेहरे पर उतनी रौनक नहीं है, उतनी एनर्जी नहीं है। तो कोल्डनेस दर्शा रही है लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ ग्लो, शाइन, ठीक है, लैक ऑफ शाइन, ये दर्शा रहा है यहाँ पर। और चूंकि लेट विंटर्स मून है तो लेट विंटर मून किस तरीके का है, यहाँ पर ये दिखने में नॉट सो क्लियर, इतना क्लियर नहीं है, फॉगी फॉगी सा है, बहुत ही ज़्यादा धुंधला सा है। तो समझ में आया कि अपनी मदर को कहाँ किससे क्या कंपेयर कर रही हैं ये। उसके बाद एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और जब अपनी माँ को इस तरीके से यहाँ देखा इन्होंने तो उन्हें एक पुराना जाना पहचाना सा दर्द या दुख महसूस हुआ, ठीक है। एक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पेन। एक का मतलब होता है पेन, यानी यहाँ पर जब ये हुआ तो इनको एक फिर से जाना पहचाना सा दुख या पीड़ा सी महसूस हुई, जो पहले भी होती थी। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर। यानी इस मौके पे जब एयरपोर्ट पे खड़ी हुई कमला दास अपने घर वापस लौट रही थी, वहीं पर जब उन्होंने अपनी मदर को देखा, वो मदर जो आज 66 इयर्स ओल्ड की है, 66 इयर्स ओल्ड है, वो मदर को देखकर कमला दास को अपना खुद का बचपन याद आ गया, और अपने बचपन में जो एक डर रहता था उनके मन में अपनी मदर को लेकर, वो डर एक बार वापस उनके मन में लौट आया। अब ये डर क्या है ये तो हम आगे जानेंगे, इसके पहले उन्हें ये जो दुख महसूस हुआ, डर महसूस हुआ, ये सब हम आगे जानेंगे। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स ये यहाँ तक आपको अच्छे से समझना है, इस मून तक अभी, कि मून की जो कंपेयर किया जा रहा है कि चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ है, एकदम मुरझाया हुआ सा चेहरा है, कि मानो कोई एकदम बहुत ज़्यादा सर्दियों का धुंधला सा चांद हो, बिल्कुल वैसा कि सुंदर तो उतना ही है लेकिन वो रौनक अब नहीं रही चेहरे पे जो कभी हुआ करती थी। बेसिकली ये बताया जा रहा है। और ये सोचते ही ये कहाँ चली गई, ये कहाँ चली गई, एकदम ये बताते ही इन दोनों लाइंस में ये कहाँ चली गई, एकदम नॉस्टैल्जिक हो गई हैं। क्या हो गई हैं स्टूडेंट्स, नॉस्टैल्जिक हो गई हैं, अपने बचपन में चली गई हैं। वो समय, अपने पास्ट मेमोरीज जो हैं वो यहाँ पर याद कर रही हैं कि क्या हुआ था, अपनी पास्ट मेमोरीज, और अपने आप से याद नहीं कर रही। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि थ्रू आउट इस पोम अभी तक जितनी भी चीज़ें कमला दास या हमारी जो पोएट
फील कर रही हैं या रियलाइज़ कर रही हैं वो इंटेंशनली नहीं कर रही, जानबूझ के अपने आप खुद ब खुद नहीं कर रही हैं। मोमेंट्स इस तरीके से हो रहे हैं या सिचुएशंस इस तरीके से बैठ रही हैं कि अपने आप इस चीज़ का इनको एक रियलाइजेशन हो रहा है, एक एहसास इनको यहाँ इस चीज़ का हो रहा है, ठीक है, हर एक पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो नॉस्टैल्जिक भी हुई हैं, नॉस्टैल्जिक जो पुरानी बातें याद आ जाना, वो भी ये अपने आप इस मोमेंट में नेचुरली हुई है, ठीक है। तो ये जहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स। अब ये जो नॉस्टैल्जिक क्यों हुई हैं ये हम आगे पढ़कर जानेंगे। अभी हम यहाँ तक का जो रिटन एक्सप्लेनेशन है एक बार देखते हैं। She is at the airport to take a flight. It indicates departure and separation which creates a melancholy. Melancholy का मतलब होता है दुख, ठीक है। डिपार्चर यहाँ पर ये एक important word है। डिपार्चर क्या दर्शाता है? सेपरेशन। डिपार्चर का मतलब क्या होता है? जाना। जाना इज डिपार्चर, आना इज अराइवल। यही होता है ना एयरपोर्ट्स पे या लेट्स से स्टेशंस पर, इजंट इट। तो यहाँ पर और दुख दर्शाता है, पेन कह देते हैं यहाँ पर, पेन या सैडनेस, दुख दर्शा रहा है कि जब ये अपने घर वापस जा रही हैं यहाँ पर तो दूर हो रही हैं अपनी मदर से, तो वो दुखी हैं इस टाइम पे कि मैं अपनी मदर से दूर हो रही हूँ, बिछड़ रही हूँ। As she bids goodbye to her mother, अब इस समय में जब वो अपनी मदर से बिड गुडबाय का मतलब होता है बाय बाय करना, टाटा। The image of the old one worn out mother in the twilight of years strikes her again. यहाँ पे ट्विलाइट ऑफ ईयर्स क्या है? ट्विलाइट का मतलब होता है आधी रात, ट्विलाइट ऑफ ईयर्स का मतलब होता है अपनी लेट एज। तो यहाँ देखिए जो ये लेट विंटर्स, लेट विंटर्स मून जो है स्टूडेंट, वो भी क्या दर्शा रहा है? मून तो बता ही दिया, तो लेकिन सिर्फ मून भी तो कह सकता था ना कि सिर्फ मून, कि भाई चांद जैसा हो गया है या विंटर्स जैसा चांद हो गया है। ये जो लेट शब्द इस्तेमाल किया वो क्यों किया? ये दिखाती है ओल्ड एज। क्या दिखाती है? ओल्ड एज। स्टूडेंट्स ये जितना भी मैं लिखती जा रही हूँ आप उनके स्क्रीनशॉट्स भी लेते हुए चलिए। जैसा कि मैंने बताया वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोम्स है ये, इसके जितने नोट्स बने उतने कम हैं। ये ओल्ड एज सिर्फ अगर विंटर्स मून दिखाते तब भी तो चल जाती ना बात। यहाँ पर ओल्ड क्यों, लेट क्यों लिखना पड़ा? ओल्ड एज दिखाने के लिए कि माँ की जो एक एज हो गई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। ट्वेलाइट ऑफ ईयर्स भी यही दर्शाता है, ट्वेलाइट ऑफ ईयर्स भी यही दर्शाता है। क्या? लेट या ओल्ड एज, कि उनकी जो मदर है उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। द इमेज ऑफ द ओल्ड वन वॉर्न आउट मदर। वॉर्न आउट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई कपड़ा बहुत बार पहन लेते हैं और बहुत जब पुराना उसे हो जाता है तो वॉर्न आउट ही कहते हैं। बहुत पुराना यानी एकदम घिसा पिटा सा हो जाता है, रंग उड़ जाता है, राइट। तो वॉर्न आउट का मतलब ये है कि जो माँ की जो एज है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत बूढ़ी वो हो चुकी है, ठीक है। Here again a simile is used to compare her mother with a late winter's moon. Exactly, ये एक क्या है? Simile है, ये रहा simile है, यानी एक comparison यहाँ हो रहा है कि मदर को किससे compare किया जा रहा है? Late winter's moon से, late winter's moon से compare किया जा रहा है, right students? whose light is obstacle by fog, यानी जो यही मैंने आपको बताया कि जो इसकी जो चांद की जो चांदनी है वो पहुँच, या जो रोशनी है वो पहुँच नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो उसके आगे धुंध छा जाती है, धुंध छा जाती है। तो धुंध एक तरीके से ऑब्स्टेकल है, एक परेशानी है। यहाँ पर मदर जो है उसकी जो उम्र है वो फॉग है, तो उम्र एक तरीके से धुंधलाहट सी आ गई है मदर के चेहरे पे। एंड मिस्ट एज शी लुक्स ओल्ड नाउ, और मिस्ट से छा जाती है ताकि क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग दिखने लगी हैं। हर पर्सनैलिटी इज़ अफेक्टेड बाय इट, और उनकी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो इससे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होती है। मतलब एक पूरा जो उनकी पर्सनैलिटी है या पर्सोना है उस पर उनके बुढ़ापे का, उनकी उम्र का अच्छा खासा असर आ रहा है। अब यहाँ पर्सनालिटी को किससे क्या क्या कहा जा सकता है, इसको मैं हटा देती हूँ। होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्टूडेंट्स। यहाँ जो पर्सनालिटी है वो क्या क्या दर्शाती है?
उनके जो लुक्स हैं, मदर के जो लुक्स हैं, ठीक है, लुक्स किस तरीके के हैं, चेहरा किस तरीके से दिखाया गया है, उनकी जो एज है, जो एनर्जी है, एनर्जी क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में या उनको देखकर ही समझ में आता है कि वो अब उतनी एनर्जेटिक नहीं रही है, या वो यूथनेस जिसे कहा जाता है वो उसमें उतना उनके अंदर उतना नहीं रहा है, जो यूथ है वो उनमें अब नहीं रहा है। तो इन सब का इम्पैक्ट जो है उनकी पर्सनालिटी पे या द वे शी लुक्स उस पर अच्छा खासा पड़ता है, और वो अब कैसी दिखाई दे रही हैं, डल। कैसी दिखाई दे रही हैं, डल दिखाई दे रही हैं। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। The poet is feeling the pain of separation, leaving her mother and going. Also, her childhood fear of losing her mother, which she feels that earlier was temporary but now could be forever, as she could die of old age, is haunting her. यहाँ पर जो है पोएट के अंदर एक पेन ऑफ सेपरेशन है कि अपनी मदर से दूर होने का एक डर जो है वो सता रहा है। लिविंग हर मदर एंड गोइंग, कि अपनी माँ को यहाँ छोड़ के जो मैं जा रही हूँ, इस बात का जो एक डर है वो सता रहा है पोएट को। ऑल्सो हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, हर बच्चे को अपनी मदर से बहुत प्यार होता है, वो बिल्कुल नहीं चाहता किसी भी वजह से उसकी मदर से किसी भी तरीके की दूरी उसे सहनी पड़ जाए। तो बचपन में भी मदर से अगर दूर हो जाते हैं हम तो उनकी बड़ी याद भी आती है, और हम बहुत, भले वो थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, तो मम्मी चाहिए होती है ना। तो वो ही बिछड़ जाने वाला जो एक दुख है वो इस टाइम पर इस पोएट को सता रहा है कि जैसे मैं छोटी थी और तब मम्मी से दूर होती थी किसी भी वजह से, वैसे ही आज जब मैं वापस जा रही हूँ, यहाँ एयरपोर्ट से अपने घर जा रही हूँ, तो अपनी मदर से जो दूर हो रही हूँ फिर से मुझे वो डर सता रहा है। बट नाउ कुड बी फॉर एवर losing her, which she feels that earlier was temporary but now could be forever, as she could die of old age, is haunting her. She is so pained that it is natural for her to cry, but keeping a brave front, she hides her tears and smiles. अब यहाँ क्या होता है कि पहले तो वो जो डर था वो टेम्प्रेरी था कि हाँ मम्मी अभी कहीं गई हुई है, फिर हो सकता है वो जॉब हो सकता है किसी से मिलने जाना हो सकता है राशन ही खरीदना हो या शॉपिंग करना हो, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से दूर हुई हो, या हो सकता है कि जब अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजा हो तो हॉस्टल में है या स्कूल में है। तो ये सेपरेशन जो है वो है टेम्प्रेरी सेपरेशन, यानी कुछ समय के लिए है वो सेपरेशन। लेकिन अब ये कमला दास ये जो पोएट हैं, जब ये इस दिन आज जब एयरपोर्ट पे खड़ी हैं, तब उनको ये एहसास हो रहा है कि इस बार जो सेपरेशन मेरा होगा मेरी मदर से वो परमानेंट होगा, क्योंकि शायद मेरी मदर जो है कुछ समय के बाद अब ज़िंदा नहीं रहेंगी, उनकी एज बहुत हो गई है। यहाँ स्टूडेंट्स इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो एयरपोर्ट जा रही हैं तो अब इसके बाद से कभी अपनी मदर को नहीं देखेंगी, ये मतलब नहीं है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि पहले भी दूर होते रहते थे फिर मिल जाते थे, राइट, लेकिन धीरे धीरे ये जो टेम्पररी दूरी है या टेम्पररी सेपरेशन है, एक समय के बाद ये टेम्पररी सेपरेशन होना ख़त्म हो जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये सेपरेशन परमानेंट हो जाएगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि उनकी मदर की शायद डेथ हो जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ दो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ये जो स्माइल एंड स्माइल जो है वो रिपीटेडली इस्तेमाल हुआ है। ऐसा क्यों? सबसे पहले ऊपर वाला देखते हैं कि सब उनको डर लगता है, अपने बचपन का जो खौफ है वो वापस आ जाता है, और ये भी एहसास होता है कि बचपन में जो मम्मी से दूर होने का जो डर लगता था ना, आज समझ में आ रहा है कि वो डर तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि पता था कि वो डर टेम्पररी है। अब अगर मैं मदर से कभी दूर हो गई तो परमानेंट होगा, क्योंकि मदर ज़िंदा ही नहीं होगी और मुझे पता है कि मैं दोबारा उनसे कभी भी नहीं मिल पाऊँगी, चाहे कुछ भी कर लूँ। लेकिन इतना एहसास हो जाने के बावजूद सिर्फ मैंने इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, कि फिर से मिलेंगे अम्मा। मदर को अम्मा कह रहे हैं, ठीक है? ये अम्मा का मतलब क्या है? मदर या मम्मी, ठीक है? माँ, तो अम्मा कहा जा रहा है। ऑल आई, तो यहाँ पर क्या कहा? फिर से मिलेंगे अम्मा, मैं जा रही हूँ अम्मा, बाय बाय, फिर से मिलेंगे।
सिर्फ इतना ही कहा, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने कहा कि और मैंने सिर्फ स्माइल ही स्माइल की और सिर्फ स्माइल ही स्माइल की। इसका मतलब ये है कि ये जो वो देख रही हैं अपनी मम्मी को जिस तरीके से जा रही हैं, तो वो ये चाहती हैं कि उनकी मदर के नज़र में, उनकी यादों में अपनी बेटी का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा ही दिखे। तो एक ये जो याद रहती है या जो एक छवि रहती है ना, तो जिसे कहते हैं लास्टिंग इमेज। ये लास्टिंग इमेज का मतलब क्या होता है, ये मैं किसके बारे में बता रही हूँ, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये रिपीटेडली क्यों इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, वाई रेपिटिशन, ये यहाँ मैं बता रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो एक लास्टिंग इमेज जो है वो हैप्पी होनी चाहिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट है कि ये चाहती थी कि वो इतना स्माइल उन्होंने करे कि उनकी मदर को जो मैं याद रहूं। यू नो, हमेशा पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे खुश तो हम खुश। तो यहाँ पर कमला दास वही कर रही हैं कि वो खुद अपने आप को स्माइल करवा रही हैं ताकि पेरेंट्स उनको देखेंगे, उनकी मदर उनको देखेगी तो वो भी खुश रहेंगी कि मेरी बेटी खुश है, ठीक है। तो ये लास्टिंग इमेज जो आँखों में एकदम बस जाए इमेज, वो कैसी है, एकदम हैप्पी है। दूसरी चीज़ क्या है, ये एक इस चीज़ का एक होना कि नहीं हम दोबारा फिर से मिलेंगे, इस चीज़ में बिलीव होना, ठीक है, बिलीविंग इन द फैक्ट ऑफ मीटिंग अगेन। मतलब उन्होंने इस बात पर ये भरोसा करने की कोशिश कर रही हैं और अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही हैं और मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हैं कि नहीं हम फिर से मिलेंगे। तो ये एक उम्मीद है, ठीक है, एक उम्मीद है और एक इच्छा भी है, एक ख्वाहिश है और एक बिलीव कर रही हैं वो इस चीज़ में। शी इज़ बिलीविंग इन द फैक्ट ऑफ मीटिंग अगेन हर मदर, ठीक है। ये भी लिख देती हूँ यहाँ पे, हाँ मदर, अपनी मदर से फिर से मिलने की भी एक उनको पूरा भरोसा है, विश्वास है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर इन्होंने ये कि नहीं मैं अपनी मदर से फिर से मिलूंगी, ज़रूर से ज़रूर मिलूंगी। होपफुली स्टूडेंट्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं यहाँ साइड में हट जाती हूँ, अगर नहीं लिया है तो अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगेन 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स इन दिस पोअम। और ये जो लाइन है इट्स ईजी एज वेल, कहाँ से लेकर कहाँ तक, जो मैंने सिर्फ यहाँ अंडरलाइन किया है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल और डॉट 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 डॉट। ये आप याद ही अब हो ही गया होगा ना, याद भी कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जहाँ पर आप ये वाला जो फ्रेज़ है लिख कर और आप अपने आंसर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब इसका रिटन एक्सप्लेनेशन भी जल्दी से देख लेते हैं। She bids farewell to her mother and keeping her hope of seeing her again alive, says see you soon अम्मा। यानी bids farewell यानी बाय बाय करती हैं और ये keeping her hope, ये उम्मीद, hope is उम्मीद या आशा करती हैं कि वो फिर से उन्हें ज़िंदा देखेंगी। और क्या कहती हैं, see you soon अम्मा, फिर से मिलेंगे अम्मा। She hides her sorrow as she does not want to create a painful environment for her mother and conveys her that as she is enjoying her life, similarly her mother should also be happy and enjoy her life। और यहाँ क्या करती हैं कि वो अपनी मदर को बिल्कुल भी अपना जो उनके मन में एक ये जो दुख आया ना, ये पेन सा हुआ कि मेरी मदर से मैं हमेशा दूर हो जाऊँगी, ये पेन उन्होंने अपने चेहरे पे आने ही नहीं दिया। उन्होंने अपना चेहरा भी हैप्पी बनाए रखा कि जाते हुए उनकी मदर को उनका सिर्फ हैप्पी चेहरा ही नज़र आए और वो उनकी मदर यही समझें कि वो मेरी जो बेटी है अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर रही है और मेरी यही सोचकर मदर भी खुश रहे और वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करे। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं कि एक ये वाला पॉइंट कि जैसे बेटी खुश है तो मदर भी फिर खुश रहेगी, और एक दूसरा पॉइंट ये है कि होप टू सी हर अगेन। ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से उन्होंने क्या क्या कहा था, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया है। अब ये है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस पोम से। इट इज़ अ शॉर्ट पोम विदाउट अ फुल स्टॉप।
ये मैंने शुरू में ही कहा था, पूरी पोम जो है एक सांस में कही हुई पोम है, फुल स्टॉप बीच में कहीं भी नहीं है, सिर्फ कॉमाज है या लास्ट में डॉट 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 है। इट्स नॉट अ फुल स्टॉप, सिंगल पोम है। ये एक इमोशन है जो एक्सप्रेस किया है एक बेटी ने अपने माँ के लिए। द पोम इज लाइक अ लॉन्ग सेंटेंस, ऐसा लगता है कि एक ही वाक्य लिखा हुआ है। ओवरफ्लोइंग थॉट प्रोसेस, और जितने भी विचार उस मतलब थोड़े से समय में जितने भी ख्याल आ गए हैं कमला दास के दिमाग में, वो सारे एक साथ रख दिए उन्होंने। द पोएट चूजेस द डिवाइस ऑफ कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, सिमिली एंड रेपिटेशन। इसके बारे में हम डिटेल के अंदर देखेंगे हमारी पोएटिक डिवाइसेस के अंदर। अभी ज़्यादा ज़रूरी जो है यहाँ तक है, ये भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लाइन तो हम, क्योंकि इसमें सिमिली काफ़ी है जो मैंने आपको बता भी दी है कि माँ को, मदर जो है उनको किस किस से कंपेयर किया गया है, लेट विंटर्स मून, ठीक है, उससे कंपेयर किया गया है। इसके अलावा जो रेपिटेशन हुआ है, कौन सा हुआ है रेपिटेशन, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइली, जो स्माइल स्माइल वर्ड्स है रिपीट हुए हैं, क्यों रिपीट हुए हैं वो मैं आपको यहाँ बता ही चुकी हूँ। तो ये पूरा आपको ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। आगे अच्छे से समझ में क्लियर है पूरी तरीके से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये पोम का एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये पोम पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। कमला दास अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएट है, तो मेक श्योर कि ये पोएट आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है पोएट के बारे में भी, और ये पोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और माँ और बेटी का रिश्ता कितना प्यारा होता है, कितना अच्छा होता है और कितना इमोशनल भी होता है, वो भी आपको समझ में आया होगा। कैसी लगी ये पोम, कैसा लगा इसका एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कहीं डाउट रह गया है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सारे स्टूडेंट्स का, बाकियों का भी बेनिफिट हो सके। इसी के साथ मेक श्योर कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को आप सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं ये सभी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ टॉप कोर्सेज जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पे केजी से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। क्या उसके लिए अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी दोनों ही चैनल्स पे हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं फ्री एजुकेशन। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं ई नोट्स और ई बुक्स। इन दोनों को पाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है जहाँ पर दोनों की लिंक्स दी गई हुई हैं, क्लिक कीजिए उन लिंक्स पर और आपके सामने दोनों की फुल डिटेल्स आ जाएंगी कि आप इन्हें कैसे पा सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात जो ई नोट्स को लेकर है वो मैं आपको अभी ही बता देती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल कैसे हो सकते हैं। वेल, ये ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होते हैं विद सो मेनी प्रैक्टिस सेट्स, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, राइट स्टूडेंट्स। इसी के साथ दोनों ही चैनल्स को आप फॉलो करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे, जहाँ पे हर लेटेस्ट अपडेट आ जाएगी, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो या कोई भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबकी जो लेटेस्ट डिटेल्स हैं आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगी, राइट स्टूडेंट्स। आखिर में फिर से बता दूँ कि लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा ये वीडियो, और साथ ही साथ कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए। और आखिर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, अपना ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।